Welcome you all in Bimla Jaswal's Commerce Caliber, where you will find the topics of commerce in easy, effective and simple way. After watching this video, you will be able to understand the scope of management accounting. स्कोप ऑफ अकाउंटिंग मीन्स कौन से सब्जेक्ट हैं कि जिनका नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इफेक्टिव बनाया जा सके। तो फर्स्ट इसमें आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एज वी नो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक बेस है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ recording, classifying and summarizing business transactions with a view to know the profitability of a concern and its financial position on a particular day। तो वो उसके हिसाब से फिर डाटा को इंटरप्रेट किया जाता है। उस इंटरप्रिटेशन के बेस पे जो मैनेजमेंट है दे टेक्स फ्यूचर कोर्सेज ऑफ एक्शंस। सेकेंड आ जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग भी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड करता है जो कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट यूज़ करते हैं फॉर द डिसीजन मेकिंग। इसके बेसिकली दो एस्पेक्ट हैं, कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट असर्टेनमेंट का मतलब है कि हमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई प्रोडक्ट बनाई जाती है तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो उसमें बेसिकली दो तरह की कॉस्ट होती है, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्योंकि कॉस्ट के बेसिस पे ही कोई भी प्रोडक्ट है उसकी प्राइस फिक्स की जाती है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट ये जानना कि कॉस्ट कैसे आई और देन कॉस्ट कंट्रोल कि कैसे उस कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, बिकॉज देयर इज़ सो मच कंपटीशन इन द मार्केट और जो प्रोडक्ट्स हैं उसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल हैं और कंपनी के पास सरवाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए अब एक ही अल्टरनेटिव बचता है कि अपनी कॉस्ट को वो मिनिमाइज़ कर सके। सो इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए कॉस्ट कंट्रोल का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। थर्ड आ जाता है बजटिंग। बजटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड फिक्स किए जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए। फिर जो भी एक्चुअल काम हो रहा है उसको एवेल्यूएट किया जाता है, देन उसको कंपेयर किया जाता है विद द स्टैंडर्ड्स। फिर मैनेजमेंट ये जानने की कोशिश करती है कि कौन कौन से रीजंस हैं, जो कॉजेज हैं जिसकी वजह से वेरिएंसेस आ रहे हैं, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड था उसको हम मीट नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे दो तरह के जो कॉजेज होते हैं जिसकी वजह से हम स्टैंडर्ड मीट नहीं कर पाते। उसमें एक तो आ जाता है कंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं और दूसरा अनकंट्रोलेबल। जो कंट्रोलेबल है उस पर मैनेजमेंट को फोकस करना होता है ताकि हम अपनी जो कॉस्ट है उसको कम से कम जितना भी रिड्यूस कर सकते हैं वो कर लें और उसके लिए फिर मैनेजमेंट एक्शन लेती है। अनकंट्रोलेबल पे कुछ नहीं हो सकता है। जैसे सपोज करो कि किसी चीज़ का रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ गई तो उस केस में तो नेचुरली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट विल बी हाई। तो उस केस में फिर मैनेजमेंट ये डिसीजन लेती है कि अगर रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ गई है तो उसका जो स्टैंडर्ड है, जैसे उसका रॉ मटेरियल का जो परचेज प्राइस का स्टैंडर्ड है उसको वो इंक्रीज़ कर दे। देन आ जाता है इन्वेंट्री कंट्रोल। क्योंकि मोस्टली जो इतनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स है उसमें अबाउट 70 to 80% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और यू कैन से इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जनरली तीन रूप में होती हैं, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। तो इसलिए मैनेजमेंट कोशिश करती हैं कि इन्वेंट्री को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा जाए। सो फॉर दैट दे डिटरमिन जो भी डिपार्टमेंट है इसके साथ कंसर्न के लेवल, मैक्सिमम लेवल क्या होगा, मिनिमम लेवल क्या है, रीऑर्डर लेवल क्या है। मैक्सिमम लेवल का मतलब है कि जब गोडाउन में स्टोर में इतना माल हो जाता है कि उस लेवल तक पहुंच जाता है देन दे स्टॉप द ऑर्डर। अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि जो भी रॉ मटेरियल लेके आए उसको स्टोर करके कहाँ पे रखना, उसकी बहुत सारी कॉस्ट पड़ती हैं। सो इसी तरह एक मिनिमम लेवल होता है। मिनिमम लेवल इज़ दैट लेवल विच मस्ट बी मेंटेन इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। अदरवाइज कई बार देयर इज़ ऑलवेज ए टाइम गैप बिटवीन प्लेसिंग द ऑर्डर एंड रिसीविंग द ऑर्डर, और उस टाइम के बीच में जो भी प्रोडक्शन करनी है उसके लिए कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल की
चाहिए। तो इसलिए जिसको हम रिज़र्व कहते हैं, जैसे जनरल आम हम रूटीन में यूज़ करते हैं कि पेट्रोल रिज़र्व पे आ गया, लाइक दैट। तो ये हम इसको रिज़र्व लेवल कह सकते हैं कि जिसके लेवल को रिड्यूस नहीं करना चाहिए, और उसके बीच में फिर एक लेवल होता है रीऑर्डर लेवल। सो जब मैक्सिमम लेवल पे स्टॉक पहुंच जाता है, नए ऑर्डर बंद कर दिए जाते हैं। देन मटेरियल यूज़ होता जब रीऑर्डर लेवल पे आ जाता है तो वहाँ पे नया ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है, बिकॉज वो जो गैप है उसको पूरा करने के लिए। सो इसी बेसिस पे फिर जो मैनेजमेंट है दे टेक डिसीजन ईओ के बट विल बी द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, के एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी मंगवाई जाए ताकि उनकी जो कॉस्ट है दैट शुड बी ऑप्टिमल और यू कैन से मिनिमम। देन आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बेसिकली बिकॉज कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है बिना फाइनेंस के तो चल नहीं सकती, तो उसमें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट जो है उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि व्हाट इज़ आवर रिक्वायरमेंट, हमें कितना पैसा चाहिए, व्हाट विल बी द वेरियस सोर्सेज, कहाँ से वो पैसा जो है हम उठा सकते हैं, और उसके बाद उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे की जाए। अदरवाइज़ क्या है, क्योंकि दिस ऑल इज़ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैनेज नहीं किया जाता तो अल्टीमेटली जो हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है दैट विल बी लेस। सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सहारा लेती है अपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को रिड्यूस करने के लिए। देन आ जाते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स। अब मैनेजमेंट ने डिसीज़न लेने हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उनको मॉडिफाई किया जा रहा है। अब उस मॉडिफिकेशन के बाद जो इन्फॉर्मेशन है उनको अलग अलग रूप में मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया जाता है। इसमें जनरली आ जाता है चार्ट्स, ग्राफ्स। इसके साथ जो मैनेजमेंट है मतलब जो वो उसको इन्फॉर्मेशन को समझना और एनालाइज करना थोड़ा आसान हो जाता है। इसके अलावा टाइम सीरीज या रिग्रेशन एनालिसिस यूज़ किया जाता है, जिसके बेसिस पे मैनेजमेंट ये डिसाइड करती है कि आने वाले फ्यूचर में व्हाट विल बी द डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट। अगर उनकी कंपनी की डिमांड हर साल बढ़ रही है तो उस के बेसिस पे दे विल डिसाइड कि उनको अपना प्लांट है उसको किस कैपेसिटी तक यूज़ करना है। जहाँ अगर ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे है तो क्या उनको नया प्लांट लगाना चाहिए या नहीं। सो इसलिए फिर जो मैनेजमेंट इन बेसिस पे अपने डिसीज़न लेती है। नेक्स्ट आ जाता है टैक्स अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए टैक्स का नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देयर आर सो मैनी वेज जिसके द्वारा टैक्स को प्लान किया जा सकता है। प्लान मीन्स मैनेजमेंट कैन रिड्यूस द पेमेंट ऑफ इट्स टैक्सेस। और इसके अलावा अब बहुत सारी जैसे जीएसटी रिटर्न्स फाइल करनी है तो उसका भी नॉलेज होना चाहिए। अगर टाइमली इनकम टैक्स रिटर्न या जीएसटी रिटर्न या जो भी रिटर्न की रिटर्न्स है अगर हम उसको टाइमली फाइल नहीं करते तो हमें पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है। सो इसलिए टैक्स का नॉलेज होना भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग को इफेक्टिव बनाता है। देन रिपोर्टिंग। अब जो फाइनेंशियल एनालिसिस है उसमें हम अलग अलग तरह से जो इन्फॉर्मेशन है उनको एनालाइज किया, उनसे कुछ निकाला। अब जो भी हमने उनसे कुछ निकाला है मतलब एनालिसिस किया, उस एनालिसिस को हमें रिपोर्ट करना होता है मैनेजमेंट को। अब जो रिपोर्टिंग कब होनी चाहिए, इसमें जो टाइम है वो डेली का भी हो सकता है, वीकली का भी हो सकता है, मंथली, क्वार्टरली, एनुअली। सो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ रिक्वायरमेंट कि मैनेजमेंट ने अगर कोई क्विक डिसीजन लेना है तो डेली बेसिस पे भी हो सकता है, और अगर लॉन्ग टर्म की प्लानिंग जिसको हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कहते हैं तो उसमें क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअल जो सेल्स या एनुअल्स रिपोर्टिंग है उसको भी कंसिडर किया जा सकता है। सो इसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस, सो कई तरह के तरीके हैं जिसके द्वारा जो रिपोर्टें हैं वो पेश की जाती हैं। देन इंटरनल कंट्रोल टेक्निक। अब मैनेजमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल कंट्रोल टेक्निक।
मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अफेक्टिव बनाने के लिए इंटरनल कंट्रोल टेक्निक्स में हम जनरली दो चीज़ें कंसिडर करते हैं, एक तो इंटरनल ऑडिट और दूसरा इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल ऑडिट में क्या है कि कंपनी जो है इंस्टेड ऑफ के साल के बाद कंपनी का जो है वो एक्सटर्नल ऑडिट जो कि कंपलसरी है, कंपनी लॉ के अकॉर्डिंगली करवाना ही पड़ता है, उसके अलावा भी कंपनी टाइम टू टाइम अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाती रहती है, जिसमें कोई इंटरनली जो बंदा है उसकी ड्यूटी लगा दी जाती है कि वो ऑडिट करके मैनेजमेंट को अपनी रिपोर्ट पेश करता है। सो इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या है कि अगर साल के बाद हमें कहीं किसी अपनी डेफिशिएंसी का पता चलता है तो हम उसका फिर उस टाइम पे उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, इसलिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है ताकि जब कहीं पता चले कि कहीं भी कोई इनएफिशिएंसी है, वीकनेस है, तो उसको टाइमली रिमूव किया जा सके। तो इसके लिए फिर कंपनी कई बार इंटरनल कंट्रोल टेक्निक भी यूज़ करती है, जिसमें ऑटोमेटिकली एक डिपार्टमेंट का काम दूसरे डिपार्टमेंट के द्वारा चेक हो जाता है, तो उसमें फिर उनको इम्प्लीमेंट करना आसान रहता है। तो लास्टली आ जाता है कंप्यूटर नॉलेज। टुडे इज़ द era of digitalization. Everywhere you use computer. So computer are very effective to make management effective. इसके लिए हम जैसे रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड कीपिंग का काम करना, जैसे जो जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं उनका पेरोल तैयार किया जाता है और बहुत सारी तरह के रिकॉर्ड्स हैं, आपके रॉ मटेरियल के, इशू के, सेल्स कितनी हुई, मार्केटिंग। सो देयर आर सो मैनी रिकॉर्ड जो कि कंप्यूटर पे जो है रिकॉर्ड करना बहुत आसान है और उसको असेस करना भी बड़ा इजी है। और अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन क्विकली चाहिए तो जो कंप्यूटर है अगर उसमें हमारा डाटा फीड है, देन विद इन ए क्लिक ऑफ माउस यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन कि कितना रॉ मटेरियल आया, कितनी सेल्स हुई, कितना हमारे गोडाउन में स्टॉक पड़ा हुआ है। सो इट इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को अफेक्टिव बनाने के लिए कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली। थैंक यू वेरी मच।